today I have for you what? Today I have for you. Yeah. जी मनोज जी. Perhaps someone was saying something. Yeah, I just want to tell you कि what I have today for you. Today I have for you विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट. क्योंकि जो टिंटन अभी मैंने आपको आज पीडीएफ फाइल शेयर की है, वो कल से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा. और मैंने एक लिंक भी भेजा था कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड टिंटन अबे, जो उनका पोयम है, एक ब्लॉग पे किसी ने लिखा था, तो उनका ब्लॉग भी मैंने शेयर किया था. और एक मैंने आज आपको पूरा पीडीएफ फाइल भेजा हुआ है टिंटन अबे का कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट पोयम. तीसरा चीज मैंने आपको ये बताना चाहते हैं कि इसके अलावा फर्स्ट वी हैव टू कवर टू टॉपिक्स. एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट, क्योंकि यस्टरडे आई हैव कवर्ड हिज एज, तो टुडे आई हैव टू कवर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट्री, उसको कवर करता है. तो शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल. और या आई हैव डिस्कस्ड इट यस्टरडे. और इसमें एक पोर्शन है ओरिजिन ऑफ द नावल को लेकर के भी है, लेकिन वो मैं बाद में, डेवलपमेंट ऑफ द नावल, ये हिस्सा मैं बाद में आपको कवर कराऊंगा कल के बाद, क्योंकि इस सीक्वेंस से मुझे लेना है. और मुझे जो कवर करना है, इस हिस्से कवर करना है, विलियम वर्ड्सवर्थ को मुझे कवर करना है, तो मैं इस हिस्से को कवर कराना चाहता हूँ. या तो मैं जो इस हिस्से को कवर कराऊंगा वो कौन सा हिस्सा है? विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट. और कल एक और टॉपिक मैं लूंगा, वो कौन सा टॉपिक होगा? वह जो है नॉवेल होगा, नॉवेल का ओरिजिन ऑफ द नॉवेल होगा. So when I say कि William Wordsworth as a poet, then remember that there are some basic things, या there are some basic characteristics in William Wordsworth poetry. वो मैं ऐसे ही आपको फिर से बता दूं. इसमें पैंथिज्म है, मिस्टिसिज्म है, यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स है, मैन नेचर रिलेशनशिप है, नेचर एज गाइड, गार्जियन, केयर टेकर, नर्स. उसके अलावा nature as the fountainhead of peace, calm, tranquility and calm. एंड एक और पॉइंट है, जैसे नेचर एज गाइड, गार्जियन, केयर टेकर, या नेचर एज एन epitome, या you can say already the same what I'm just saying कि the ultimate source of what knowledge and wisdom का भी वो source है. सब कुछ you get from where you get from nature. So when I talk about this man William Wordsworth, तो उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से he was much influenced by Rousseau. You also find the impact of William Godwin का, and you come to know he was influenced by you can say uh, Elizabethan poets से भी he was much influenced, स्पेशली एडमंड स्पेंसर का प्री रोमांटिक पोएट, जिसमें जेम्स थॉमसन की बात की गई थी, टॉमस ग्रे की बात की गई थी. सो टुडे जो हम लोगों को पूरा बात करना है, वो किस पर बात करनी है? वी हैव टू टॉक अबाउट दिस मैन. तो इंग्लिश पोएट जो वर्ड्सवर्थ है, ये लाउरिएट पोएट भी थे, एंड ही गॉट लाउरियटशिप इन 1843 आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट सदे. रॉबर्ट सदे की मौत के बाद जो है इनको लाउरियटशिप मिला था. और इसके अलावा जो ये पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोएटिक डिक्शन का कॉन्सेप्ट था. और उस पोएटिक डिक्शन का मतलब ये होता है कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, व्हाट वर्ड्स वी आर सेलेक्टिंग, व्हाट वर्ड्स वी आर यूजिंग, उसका भी कॉन्सेप्ट इनकी पोइट्री में देखने को मिलता है. तो उन्होंने जिस तरह के वर्ड्स की सिलेक्शन की बात कही है, या जिस तरह के वर्ड के यूज की बात कही हुई है, वो रस्टिक लैंग्वेज और रस्टिक पीपल को लेकर के बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? रस्टिक लैंग्वेज एंड रस्टिक पीपल को लेकर के बात करते हैं. ये भी
एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इज कि रस्टिक लैंग्वेज, रस्टिक पीपल, पोएटिक डिक्शन और उसके अलावा उनकी पोइट्री में पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इस तरह का भी सिद्धांत रहा है। और नेचर का मिस्टिसिज्म का आस्पेक्ट, ऑब्जेक्ट इज नेचर, मीन्स आप कह सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट इज हाईली सिग्निफिकेंट। तो ये सब उनका कॉन्सेप्ट रहा है। और उनकी नजर में ऐसा नहीं था कि द पेटीएस्ट ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट जो चाहे वो पेटीएस्ट हो या स्मॉलेस्ट हो, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, दैट इज हाईली सिग्निफिकेंट, दैट इज हाईली इम्पोर्टेंट। सो यू कम टू नो कि ये सब पे उन्होंने बात किया हुआ है। और ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि जो इंग्लिश पोएट ये है, इनका एक ग्रुप था, दैट वाज व्हाट ओल्ड जनरेशन ऑफ पोएट्स, जिसमें रॉबर्ट सदे, विलियम वर्ड्सवर्थ, ईएसटी कॉलरिज को यू कैन सी। और दूसरा ग्रुप था यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, जिसमें आपके थे दैट वाज पीबी शेली, जॉन कीट्स, या पीबी शेली थे, जॉन कीट्स थे, लॉर्ड बायरन थे। तो इन दोनों में एक कंट्रास्ट भी आपको देखने को मिलेगा। Here I would like to tell you कि English poet Wordsworth expressed his views the relationship between man and nature। एक यहाँ पे लाइन लिखा हुआ, अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो आपको सिंपल सा समझना है कि जो इंग्लिश पोएट है उन्होंने मिस वर्ड्सवर्थ के पोइट्री का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। क्या रिलेशनशिप? रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट है उनकी पोइट्री का। और इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। यू विल कम टू नो कि जब वो मैन और नेचर के रिलेशनशिप को बताते हैं तो उसमें मैन सबऑर्डिनेट है और नेचर सुपीरियर है। नेचर क्यों सुपीरियर है? कि चूंकि नेचर जो है वो जो है गिवर है, गिवर वो देने वाला है। एंड मैन क्या है? टेकर है। मैन ओनली रिसीव्स एंड नेचर ऑलवेज सप्लाई। Man gets the material and nature always supplies the material. Yeah, whatever a man or woman or human need, they all think means all the things they get from in the world of nature। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें उन्होंने एक पहला जो पॉइंट है, उन्होंने क्या हुआ कि चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। और चाइल्डहुड का, और जैसे मैंने बताया था चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, उन सबको मैंने आपको बताया था कि क्या उनका कहना था। जब वो कहते हैं कि रेनबो में खास करके पहली बार ये लाइन आती है, फिर वो ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी में आती है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो उनकी नजर में जो चाइल्ड है वो इनोसेंट है एंड चाइल्ड इज वेरी क्लोज टू नेचर। जो चाइल्ड है उसमें इमेजिनेटिव पावर होता है, उसका जो सोल है इट ड्वेल्स अपार्ट, ये कहीं दूसरी जगह जाकर के निवास करती है। तो इन चाइल्डहुड मैन इज सेंसिटिव। चाइल्डहुड में जो मैन होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, एज अ विंड हॉप टू ऑल नेचुरल इन्फ्लुएंसेस। ही इज एन एपिटोम ऑफ द ग्लैडनेस। जो चाइल्ड होता है वह किसका प्रतीक होता है? खुशियों का प्रतीक होता है। तो उन्होंने लेकर के बताने की कोशिश की है कि मैन के बीच में और नेचर के बीच में जो रिलेशनशिप है, यह रिलेशनशिप वक्त के साथ साथ गड़बड़ा जाता है। कैसे गड़बड़ाता है? चाइल्डहुड में तो रिलेशनशिप बहुत बेहतर होता है, क्योंकि इफ यू आर अ चाइल्ड इट मीन दैट यू आर वेरी क्लोज टू नेचर। आप नेचर के बहुत करीब होते हैं। और जैसे जैसे आप चाइल्डहुड से किधर जाते हैं, यंग एज की ओर जाते हैं, वैसे वैसे जो है ग्रेजुअली थिंग्स स्टार्ट टू डिक्लाइन। उन चीजों का पतन होना शुरू हो जाता है। सो यू फाइंड व्हाट कि यू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। और यह जो रिलेशनशिप है दो चीजों को लेकर के दिखाया गया है, चाइल्डहुड को लेकर के दिखाया गया है और साथ ही साथ यंग या आप कह सकते हैं कि यंग मैन को लेकर के उसको दिखाया गया है। तो इसमें एक फर्क क्या दिखाया गया कि चाइल्डहुड में या एक चाइल्ड का नेचर से रिलेशन बहुत ही बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड इनोसेंट होता है। और चाइल्ड जो है क्या है? एन एपिटोम ऑफ द ग्लैडनेस एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड।
दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आदमी खुशी प्राप्त करता है तो वह कब प्राप्त करता है? चाइल्डहुड में। कल ही मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इसका एहसास जो है जब आप गजल सुनेंगे, और आज समय निकाल के सुन लीजिएगा एक बार, जो है जरूर जो है सुन लीजिएगा कि और बहुत खूबसूरत गजल है वो, जिसमें जब वो बार बार ये कहते हैं कि वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, लौटा दो मेरा बचपन मेरी जवानी, लास्ट में मैं शायद भूल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहता। इवन आई आल्सो तीसरे दिन सुन लेते हैं, मैं भी उसको सुन लेता हूँ, लेकिन उसमें आप ये देखेंगे कि ग्लैडनेस जो है आपको जो मिलती है दुनिया में, वह ग्लैडनेस कब मिलती है? केवल और केवल चाइल्डहुड में मिलती है। क्यों? बिकॉज यू हैव फ्रीडम, बिकॉज यू हैव इमेजिनेटिव पावर, बिकॉज यू आर इनोसेंट, यू डोंट नो द केमिस्ट्री एंड मिस्ट्री ऑफ लाइफ। और जो वो जीवन आप जीते हैं कई सालों तक, शुरू के 4 साल तक, 3 साल तक, 5 साल तक आप हीवेनली लाइफ गुजारते हैं। जैसे ही आप हीवेनली लाइफ को छोड़ते हैं और अर्थली लाइफ, आपका एजुकेशन जो है पब्लिक स्कूल में, कॉन्वेंट में, और नर्सरी में, लोअर केजी, अपर केजी, किंडरगार्टन, जिसमें भी आपका होता है, इसका मतलब यू स्टार्ट टू लिव अर्थली लाइफ, यू कम टू नो अबाउट वर्ड्स एंड डिक्शनरीज, उससे रिलेटेड चीजें। वरना तब उसके पहले आप पानी को मम्मा कहते हैं, या जो कुछ भी मैं वर्ड यूज करूं, जो कि मम्मा पूरा डिक्शनरी देख डालिएगा, गूगल पे भी देख डालिए तो हो सकता है ना मिले। मम्मा का मतलब माँ ही होगा। इज अनदर वर्ल्ड जहाँ पे हम बहुत कुछ इशारों में कहते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, गू गा गा करके कहते हैं, वी डोंट नो कि व्हाट लाइफ वी लिव दैट थिंग। आप एहसास करिएगा बहुत करीब, अब जो बच्चे होंगे। और कभी कभार मुझे ये लगता है कि रियली में जो विलेज लाइफ है, वो जब आदमी छोटा होता है तो रियली में बहुत अच्छी होती है। आदमी मिट्टी में खेलता है, खेत खलियानों में जाता है, गांव की पगडंडियों से सैर करता है, तो जो वो मिट्टी है, उस मिट्टी में जो भी इम्यूनिटी सिस्टम हो, लेकिन मैंने देखा कि गांव के बच्चे गंदे मैले कुचैले रहते हैं, उनकी माँ उतनी केयर नहीं करती है, खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी इम्यूनिटी सिस्टम गजब का होता है, अनबिलीवेबल। इवन आई फाउंड दैट कि विलेज में हैवाक आया कोविड को लेकर के, तमाम समस्याएं आई, दुश्वारियां आई, लेकिन गांव फिर से खड़ा हो गया। और जबकि कोई खास मेडिसिन का वहां पे व्यवस्था नहीं हुआ था। शहरों में तो तब भी बहुत आपाधापी थी, फिर भी व्यवस्था कुछ ना कुछ थी, तमाम सारी दिक्कतें। बट आई वुड लाइक टू से कि रियली में ये बात थोड़ा सा समझने की बात है, और समय दे करके अपनी फैमिली में जो बच्चे हैं, अगर आप उनको कभी देखिए, उनका क्या वर्ल्ड होता है, क्या उनकी दुनिया होती है, क्या उनकी क्यूरियोसिटी होती है, क्या उनका डिजायर होता है, क्या उनकी इच्छाएं होती है, समथिंग बिल्कुल डिफरेंट, वर्ल्डली लाइफ से अलग। हाँ, आज का बच्चा जो है मोबाइल फोन, स्मार्टफोन पा गया तो वो जरूर उस पे लगता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, तुरंत उसमें हैबिट आ जाती है, और सही जगह पहुंचेगा जहां पे उसको क्या नजर आएगा, जहां पे उसको गेम नजर आएगा उसी जगह वो पहुंचेगा, तुरंत चालू कर ले। ही डजेंट नो कि व्हाट इज यूट्यूब, ही डजेंट नो कि व्हाट इज दिस ऐप, बट फिर भी वो यूज करते करते, टच करते करते वहां पे पहुंच जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि एक बच्चा जो बोल नहीं पाता फिर भी वो मोबाइल को ऑपरेट कर रहा है, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द पोटेंसी ऑफ दैट मैन। तो वही वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैन और नेचर के बीच का जो रिलेशनशिप है, यह मैन में चाइल्डहुड में अलग होता है, यंग एज में अलग होता है, ओल्ड एज में अलग होता है, यही उनका दर्शन है। फिर ही सेज कि जो चाइल्ड है वह ग्लैडनेस और ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड है। वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेन्स दिस ग्लैडनेस एंड दिस सेंसिटिवनेस टू नेचर by the doctrine that the child comes straight from the creator of nature. Child comes straight, जो चाइल्ड है उसको जो है क्या होता है, सीधे सीधे ऐसा लगता है कि उसको सारी चीजें मिलती है, कहाँ से? प्रकृति फिर वाइफ नहीं आ रही है? सर वॉइस नहीं आ रही है।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है एकदम, वॉइस इज नॉट कमिंग। शायद फोन पर बात कर रहे हैं सर। रकीम भाई फोन करिए सर को अगर लेट हो रहा है तो। रकीम स्क्रीन भाई शो हो आवाज आ रही है। नहीं नहीं, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओके, स्क्रीन शो हो रही है, सर की वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, हमारे यहाँ तो शो भी नहीं हो रही। ये तो चलेगी ना। नहीं हो रही है, स्क्रीन नहीं शो हो रही है। स्क्रीन तो शो हो रही है मेरे यहाँ। मूसा ऐसा लगता है सर की तरफ नेटवर्क इशू है। हम्म क्लियर है। अब आने वाले हैं, लग रहा अब आएंगे। नहीं बोल के जाते सर, तो बोल के जाते थे, उसके बाद डायरेक्ट चले गए। सर पढ़ा ही रहे थे, उनको लगा कि जा रही है आवाज। सर कह रहे हैं कि आगे दोबारा ज्वाइन करो सर को। करिए। दोबारा ज्वाइन करो। ओके ओके ओके।